नमस्ते, मैं सिबा। आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। टैक्स न्यूज पर सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है जो आखिरकार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय हो गया। कौन है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है और कैसे इस रेस में ये नाम जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे आगे निकल चुके हैं और किसी प्रदेश के वो प्रेसिडेंट हैं और अभी उनका रिजाइन ले लिया गया है और उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। आखिर क्यों पूरे देश में हो रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम काफी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के तमाम जितने भी बड़े न्यूज चैनल हैं सब पर काफी तेजी से ये न्यूज वायरल हो रहा है जो आखिरकार बीजेपी क्यों अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतना टाइम लगा रहे हैं। आपने लोकसभा में भी देखा होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश प्रसाद यादव जी ने कैसे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को बोला जो कि आप अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए, तो गृह मंत्री जी ने बोला जो कि हम आपको बधाई देते हैं क्योंकि आप अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी 25 वर्ष रहने वाले हैं। उनका कारण है जो कि आप ही उस पार्टी का कर्ता धर्ता है या फिर आपसे पहले आपका पिताजी था। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, इसीलिए हम लोगों को सिलेक्शन करने में यानी प्रेसिडेंट चुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर क्या था, मानिए पूरा भारत की राजनीति जो है वो गर्म हो गया। अब यह भी बात का ध्यान रखा जा रहा है जो कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट होता है उनको चुनने के लिए आरएसएस का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। आपको बताते चले, आरएसएस बीजेपी का बहुत बड़ा एक सहयोगी संगठन है जो पिच रोड तैयार करता है जो कि आखिरकार कैसे बीजेपी के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनाव जीतकर पार्लियामेंट पर पहुंचे। यानी अगर आप सिंपली भाषा में समझने की प्रयास करेंगे तो बैक सपोर्ट जिसे बोलते हैं वो आरएसएस होती है बीजेपी पार्टी का। इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुनना तय होगा उसमें आरएसएस का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का, क्योंकि उनका भी इनमें बड़ा दायित्व होता है। आपको बताते चले, जो महामंत्री बनता है बीजेपी पार्टी में वो लमसम आरएसएस के ही होते हैं। यहां तक कि अभी भारत के प्रधानमंत्री वो भी आरएसएस के हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, और भारत के गृह मंत्री मानिए अमित शाह जी वो भी कभी आरएसएस के सदस्य रह चुके हैं, जेपी नड्डा जी, और उनके बाद जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी वो भी आरएसएस से ही आए हैं। तो इसीलिए यह माना जाता है जो कि बीजेपी का जो प्रेसिडेंट तय होता है उनमें बीजेपी और आरएसएस दोनों के बीच मीटिंग होने के बाद यह तय होता है जो कि आखिरकार कौन बनेगा बीजेपी का नया प्रेसिडेंट। लेकिन आपको बताते चले, जिस नाम पे हम चर्चा करने वाले हैं उस नाम पे बताया जाता है जो कि बीजेपी और आरएसएस दोनों की सहमति बन चुकी है। वो है तमिलनाडु के पूर्व दबंग आईपीएस यानी सिविल सर्विस के नौकरी को त्यागपत्र दे चुके और जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है के अन्नामलाई। आपको बताते चले, के अन्नामलाई तमिलनाडु के दबंग पुलिस अफसर में से उनका नाम माना जाता था। जिस भी जिले में उनकी पोस्टिंग होती थी बताया जाता है जो कि उस जिले के जो बदमाश होते थे, माफिया होते थे, वो जिला छोड़कर वहां से चले जाते थे क्योंकि उनका ऑन स्पॉट काम करने का जो सिलसिला था वो काफी ज्यादा बदमाश और गुंडों के बीच में अन्नामलाई जी वायरल थे। फिर क्या था, अन्नामलाई जी को प्रदेश को बदलना था, यानी तमिलनाडु की अगर आप बात करें तो तमिलनाडु में हिंदी भाषी और उनके लोकल लैंग्वेज की जो लड़ाई थी जिसमें जो मुख्य भाषा है हिंदुस्तान की उनको अहम रखते हुए अन्नामलाई जी ने अपने प्रदेश को बदलने के लिए चाहा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा अगर हम एसपी की नौकरी करते हुए ज्यादा से ज्यादा जिस जिले में हम रहेंगे उस जिले को ही हम कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन अगर हम अच्छे लीडरशिप की तरफ अग्रसर होंगे, हम अच्छे लीडरशिप करेंगे तो हमारा
प्रदेश भी बेहतर होगा और देश भी बेहतर होगा। फिर क्या था, अन्नामलाई जी रिजाइन दे देते हैं और रिजाइन के कुछ दिन बाद ही वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते हैं। उनके बाद फिर उन्हें बीजेपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर क्या था, अन्नामलाई जी की जो राजनीतिक सफर थी वो बहुत तेजी से आगे निकल चुका था। एक युवा जो सबसे कम उम्र में